Hello, Namaste, Assalamu alaikum. This is Warrior Academy. It's all about you. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हम आज मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। यस बेटा, आपने सही सुना, मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी फुल फॉर्म बोलते हो मैथ्स के बारे में, MATHS के बारे में, कि मेरी आत्मा तुझे सताएगी, है ना? तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स जो है मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है मैथ्स स्टार्टिंग से ही, और मुझे पढ़ाना तो बहुत पसंद है मैथ्स। ठीक है, तो मेरे साथ मैथ्स पढ़िएगा। तो ये जो टॉपिक है मैथ्स, जिससे आपको फोबिया है कि ये मैथ्स इतना डिफिकल्ट क्यों है, ठीक है, तो मैं उसको आपके लिए बहुत इजी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि आप इस टॉपिक को समझ पाते हैं या नहीं। बस केवल आपको इतना सा करना होगा, मैथ्स जब आप पढ़ते हो तो बहुत इजी वे में पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये बात है ना, देखिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि ये जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसको आपको रटवाया जाता है, तो हमें इस टॉपिक को रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, हमें समझना है। अगर आप उस मैथ्स के टॉपिक को समझ लोगे तो आपको लाइफ टाइम तक वो टॉपिक याद रहने वाला है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने इससे पहले कहीं पे भी आपने स्टडी नहीं किया है, ठीक है, यानी कि 10th में मैथ्स के अंदर ये जो टॉपिक है वो आपके लिए एकदम नया है। ठीक है, तो इससे नॉर्मली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग में तो इजी लगता है, लेकिन लास्ट में आते 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 डिफिकल्ट बन जाता है। तो हमें इस टॉपिक को इतना इजी बनाना है, इतना इजी बनाना है कि आप जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये कंप्लीट ईयर तक ये आपके माइंड में रहे, ये टॉपिक जो है आपके माइंड में रहे, ये टॉपिक उसी टाइम पे क्लियर हो जाए, वो हम ट्राई करने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें से फर्स्ट है इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि उसमें क्या चीज है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर क्यों आया वो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, वहां पे कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा कि हम ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं। उसके बाद द रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, ट्रिग्नोमेट्रीज की जितने भी रेशियोज हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज और राइट एंगल ट्रायंगल्स की जितनी भी साइड्स हैं उनके बीच में कनेक्शंस क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर। अब साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रेसिप्रोकल्स जो हैं वो कौन है, ठीक है, उसके फॉर्मूले हम देखेंगे। और लास्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं हर बार की तरह ये बोलना भूल जाता हूँ कि अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसे टच करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप पुराने हो तो दोस्तों आप मेरे अपने हो, ठीक है, तो फिर इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सजेशन दो कि हाँ सर हमें समझ में आया, हमें समझ में नहीं आया, आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो, या ये जो टॉपिक है हमें रिपीट करना है तो मैं और अलग टाइप से ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो भी आपको बोलना है आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक गिवन है, और साथ ही साथ में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है, 10th के लिए, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और जिस तरह की वीडियो आपको किसी भी टॉपिक पे बनवानी हो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक जो गिवन है उस पे आपको क्लिक करना होगा और व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना पड़ेगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड है, यानी कि यहाँ पर वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है आपका 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रोन का मतलब होता है आपके मेजरमेंट करना, यानी कि हमें ऐसी शेप्स का मेजरमेंट करना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिसकी 3 साइड होती है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि 3 साइड्स किसकी होती है,
जल्दी से सोचो, बताओ, थ्री साइड्स किसकी होती है? थ्री साइड्स जो होती है वो होती है आपकी ट्राइंगल की। जैसे कि ट्राइंगल को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मतलब थ्री और प्लस एंगल्स, यानी कि जिस शेप के अंदर थ्री एंगल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। बेटा मैं स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, मतलब कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपका क्लियर करूंगा, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता कि आपको कितनी मैथ्स आती है। जहां तक मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं मैथ्स से डरते हैं, वो इस वजह से ही क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही मैथ्स को रटा है। ठीक है, सिक्स में आए थे, मैथ्स को पढ़ा, पास हो गए, अच्छे मार्क्स आए, 90 अबव आए, 95 अबव आए। धीरे धीरे करते करते आप हायर क्लासेस में आते हो, 9th और 10th तक आते आते हैं, ठीक है, आपकी फट जाती बिल्कुल से। ठीक है, तो वो काम मेरा है, ठीक है, आपकी फटने से बचाना, तो वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ट्राई करते हैं, यानी कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या होता है, हमें मेजर करना है जिसकी थ्री साइड होती है। अब हम देखते हैं थ्री साइड्स किसकी होती है, जैसे कि हमने बताया ट्रायंगल्स की। तो अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल हम यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 6 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, साइड के बेसिस पे अलग होता है, एंगल के बेसिस पे अलग होता है। हम यहाँ पर उसको डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं। जब हम ट्रायंगल चैप्टर स्टडी करेंगे तो उसको हम डिटेलिंग में बताऊंगा मैं उसको, कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं उस टाइम पे हम स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं वो ये है राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो जल्दी से बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल्स जो है उसमें हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल्स क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक एंगल होता है उसका वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होता है, और अदर जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं जिसका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि सर 90 डिग्री ही क्यों होता है अदर टू का सम? तो उसका एक रीजन है, बिकॉज यहाँ पर ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है, जो कि आपने 9th क्लास में स्टडी करके आए हो, कि जो ट्रायंगल होती है उसके 3 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। जब मैंने बोला कि एक एंगल 90 डिग्री है तो अदर 2 एंगल्स का सम जो है वो भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, इस थ्योरम की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो अदर 2 एंगल्स जो हैं उनका सम 90 डिग्री होगा, और ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्यूट एंगल क्या बीमारी है सर? ठीक है, आप बोल रहे हो एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है ना, यानी कि 45 हो गया, 60 हो गया, 57 हुआ, 67 हुआ, ये जितनी, और 89 डिग्री भी है वो एक्यूट एंगल ही होगा। यानी 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल्स हैं वो आपके एक्यूट एंगल में आएंगे। समझ में आ रहा है? तो जब हम कह रहे हैं कि 2 एंगल्स का सम 90 के बराबर है तो वो कभी भी 90 से ज्यादा नहीं होगा। दैट मींस रिमेनिंग 2 एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल होंगे। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम थ्योरम वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं या प्रूफ वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आता है कि 2 एंगल्स आर एक्यूट। तो अब हमें एक्यूट एंगल का पता नहीं होगा तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? और आने वाले टॉपिक में हम इसी तरह का एक क्वेश्चंस करने वाले हैं, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने कहा ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। ठीक है, यहाँ पे साइड्स का हम नामकरण भी करने वाले हैं। तो जबकि आपको देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है यहाँ पर, वो कहलाएगी हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कि इसको याद भी रख सकते हो कि 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली साइड ऑलवेज क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। और यहाँ पे एक एंगल है, एंगल थीटा है, उसके सामने वाला साइड हमेशा कहलाएगा परपेंडिकुलर। और जो थीटा डिग्री जिस पॉइंट, जिस वर्टेक्स पे बन रहा है, और हाइपोटेनियस और वर्टेक्स जहां पे बन रहा है थीटा का, वो वाली साइड कहलाएगी आपकी बेस। ठीक है, अब इनके अलग नेम भी है, हाइपोटेनियस का नेम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का नेम चेंज हो रहा है। परपेंडिकुलर और बेस का नेम चेंज हो रहा है। परपेंडिकुलर का नेम क्या है? ठीक है, तो वो हम देखते हैं। परपेंडिकुलर का नेम है अपोजिट, यानी कि अपोजिट साइड। वो क्यों है वो हम देखेंगे। और जो बेस है उसका नेम क्या है? एडजेसेंट साइड। अब क्यों है उसका रीजन भी अभी हम देखते हैं। ये जो मैंने नेम दिए हैं, जो मैंने नया नामकरण किया है परपेंडिकुलर और बेस का, उसका नामकरण किस बेसिस पे किया है वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हमें क्या करना है
किसी एंगल की वैल्यू पे बेस्ड हमें देखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, बेस है। तो मैंने क्या बोला, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है आपकी कौन सी साइड, साइड होगी वो अपोजिट साइड, ठीक है। जैसे कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, हाइपोटेन्यूज। तो उसी तरह थीटा के सामने आपकी कौन सी साइड है सर, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हमने बोल दिया अपोजिट साइड। तो उसी तरह एडजेसेंट साइड जो है उसका डेफिनेशन क्या है कि वो साइड या वो टू साइड जो कि किसी एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलता है। जैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और बेस एक कॉमन पॉइंट यानी कि वर्टेक्स पे आके मिलता है, तो उससे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इसलिए बेस का जो नामकरण हमने किया था, जो नेम हमने दिया था सेकंड, वो क्या दिया, एडजेसेंट साइड। हम केवल नाम जो याद रखेंगे वो यही रखेंगे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि आप छोटे थे तब से ये चीज पढ़ते आ रहे हो। जब से आपने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है और जानना है, तब से आपने इन्हीं चीजों पे ध्यान दिया है कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। और लेकिन आपकी छोटी क्लासेस में आपके सर ने ये बताया था, जो बड़ी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर और बेस आप अपनी मर्जी से ले लो, आंसर कभी भी चेंजेस नहीं आएगा, है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखना कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा होगी परपेंडिकुलर और रिमेनिंग जो साइड होगी वो होगी बेस। वापस से रिपीट कर रहा हूं, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड होगी बेस, और सबसे बड़ी वाली साइड होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये पॉइंट क्लियर है आपका। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा खत्म होता है, जल्दी से चलते हैं नए टॉपिक के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, आपका जो न्यू टॉपिक है वो है आपका रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर कितने टाइप के रेशियोज होते हैं। तो मैं इसका जल्दी से आपको नेम बताता हूँ। यहाँ पे 6 टाइप के रेशियोज होते हैं। फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड है कोस, थर्ड है आपका टेन, फोर्थ है आपका कोट, और फिफ्थ है सेक, और लास्ट एंड फाइनल हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। यानी कि यहाँ पे 6 रेशियोज हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। और इसी सीक्वेंस में आप ये रेशियोज याद करोगे। अगर इस सीक्वेंस में अगर आप याद नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि मेरी जितनी भी ट्रिक है याद करने की वो इसी सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये रेशियो याद करने हैं। ओके, अब हम स्टडी करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जो कि हमने अभी पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, तो हमें किसकी नीड होगी, हमें एक ट्रायंगल की नीड होगी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो अब आपको स्क्रीन पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसकी साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, और एक एंगल जो है वो भी गिवन है थीटा। यहाँ पर जो एंगल गिवन है 90 डिग्री, वो आपका कौन से वर्टेक्स पे गिवन है, वो आपका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और ए और सी जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। और ए बी आपका परपेंडिकुलर है, और बी सी आपका बेस है, और ए सी जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है, जो कि डायग्राम में आपको गिवन है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा था हमारे पास कितने रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री के, 6 रेशियोज है। तो इन रेशियो का इस ट्रायंगल की साइड के साथ किस तरह से रिलेशन है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो आपको गिवन है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेकंड जो रेशियो है वो है आपका कोस थीटा, और कोस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड जो रेशियो है वो है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जबकि फोर्थ जो रेशियो है वो है कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिफ्थ जो रेशियो है वो है आपका सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और सिक्स जो रेशियो है रिमेनिंग वो है आपका कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ये आती है कि ये रेशियोज के रिलेशन हम कैसे याद रखें साइड के साथ। तो बेटा एक सिंपल सी ट्रिक है मेरे पास, वो मैक्सिमम स्कूल में बताई जाती है, ठीक है। तो वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट लेटर यूज करना है
वर्ड्स का, जैसे कि परपेंडिकुलर का P यूज करना है, बेस का हमें B यूज करना है और हाइपोटेन्यूस का हमें H यूज करना है। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या कौन कौन से लेटर्स हैं, P है, B है और अगेन P है। ठीक है, तो हमने ऊपर की तरफ क्या लिखा, PBP। अब हम रिमेनिंग जो देखते हैं रेशियोज वो कौन कौन से हैं, वो है आपका HHB, यानी कि हमारे पास एक ट्रिक आ गई है PBP HHB। तो इसको हम ऐसे भी याद नहीं रखेंगे, हम सिंपल सा याद रखेंगे। PBP को याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और HHB को याद रखेंगे हर हर बोले। ठीक है, पंडित का P, बद्री का B और प्रसाद का P, तो PBP याद हो गया। ठीक है, हर हर बोले यानी कि HHB, यानी कि सिंपल से ट्रिक आप याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिससे आपको ये याद रह सकता है PBP HHB। अब हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इससे याद कैसे होंगे। अब ऊपर से देखना, जब हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें न्यूमरेटर तो ऊपर वाला यूज करना है और डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म यूज करनी है रेशियो के लिए। तो सबसे फर्स्ट रेशियो कौन सा आता है कि सर साइन थीटा। याद रखना, मैंने बोला था सीक्वेंस वही रखना है हमें। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलो, न्यूमरेटर क्या है P, डिनोमिनेटर क्या है H, तो P अपॉन H साइन थीटा। सेकंड टर्म्स पे आओ, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है B और डिनोमिनेटर क्या है H, तो B अपॉन H है, सेकंड टर्म है, तो हो जाएगा cos थीटा। और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होगा आपका P अपॉन B। तो देखिए थर्ड टर्म के ऊपर न्यूमरेटर है P, डिनोमिनेटर है आपका B। समझ में आ रहा है पॉइंट, यानी कि ये थर्ड रेशियो भी आपको कंप्लीट हो गया है। फोर्थ रेशियो की अब हम बात करेंगे। जो फोर्थ रेशियो है वो आपका कोट थीटा है। ओके बेटा, आप नीचे की तरफ देखिए। अब हमें क्या करना है, जो आपका स्क्रीन है उसके लेफ्ट साइड से हमें राइट साइड की तरफ चलना है। ठीक है, स्क्रीन के लेफ्ट साइड से हमें राइट साइड की तरफ चलना है, यानी कि इस साइड से हमें इस तरफ चलना है। समझ में आ रहा पॉइंट, यानी कि हमें लेफ्ट से राइट की तरफ हम चल रहे हैं। स्क्रीन के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपका अपोजिट होगा। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ से उल्टा चलते हैं, तो आपके पास जो न्यूमरेटर है वो नीचे वाले रहेंगे और डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर वाले रहेंगे। ठीक है, नीचे वाले क्या रहेंगे आपके लिए, न्यूमरेटर, और ऊपर वाले क्या रहेंगे, डिनोमिनेटर। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है उसका लेफ्ट हैंड साइड से, तो वहां से ही रेशियो स्टार्ट होगा। तो जो आपका थर्ड रेशियो खत्म हुआ था, अब हम फोर्थ रेशियो कर रहे हैं। फोर्थ रेशियो क्या है, कोट थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन P। ठीक है, रेशियो देखिए, न्यूमरेटर क्या है B, डिनोमिनेटर क्या है P, तो B अपॉन P है कोट थीटा। सेक थीटा इससे क्या हो जाएगा, सेक थीटा है H अपॉन B। ठीक है, ये हो गया सेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, H अपॉन P। देखिए जल्दी से याद हो रहा है ना, तो PBP HHB से हम इसको याद कर सकते हैं जब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो साइन कोस टेन के रेशियो में मिलेंगे। अगर हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें रेशियो मिलेंगे आपके कोट सेक और कोसेक के रेशियोज हमें मिलेंगे। ये सीक्वेंस आपको सेम रखना है जैसे कि मैंने पहले बताया था, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। तो बिना किसी देरी के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो रेसिप्रोकल्स है उसके बारे में हम अब स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि आपके पास रेशियोज कौन कौन से थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा,
एंड फिफ्थ है सेक थीटा एंड फाइनल है आपका कोसेक थीटा। यानी कि ये 6 रेशियोज थे, इसकी रेसिप्रोकल्स क्या होंगे इसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है। मैंने क्या बोला, ये सीक्वेंस आपको एज इट इज याद रखना है। तो ऊपर से फर्स्ट वाला रेशियो कौन सा है, जल्दी सोचो, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर साइन थीटा, ठीक है। नीचे से फर्स्ट कौन है, कोसेक थीटा। तो ऊपर से फर्स्ट और नीचे से फर्स्ट जो है वो आपस में रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब ऊपर से सेकंड का रेशियो कौन सा है, कोस थीटा। नीचे से सेकंड कौन है, सेक थीटा। तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे। अब यानी कि कोस थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोस थीटा। तो उसी तरह ऊपर से थर्ड और नीचे से थर्ड का रेशियो कौन सा है, टेन थीटा और कोट थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके लिए, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जल्दी बोलो, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। अब हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा को साइन और कोसेक की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, जैसे कि टेन थीटा आपके पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो अब हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन में या टर्म्स में कोई भी फर्क या कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो p अपॉन एच हो गया न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आई, b अपॉन एच। तो p अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, और b अपॉन एच क्या होगा, कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपके पास आ चुका है। अब हम क्या देखते हैं, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर भी सेम चीज करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, आपको डिवाइड करेंगे h से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो टर्म आई है वो है b अपॉन एच, फिर आया है आपके डिनोमिनेटर में p अपॉन एच। b अपॉन एच होता है कोस थीटा और p अपॉन एच होता है आपका साइन थीटा, यानी कि कोट थीटा इक्वल टू हो गया आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा क्या है, साइन अपॉन कोस, कोट क्या है, कोस अपॉन साइन। और बेटा ये जितने भी टॉपिक मैंने आज अभी आपको स्टडी करवाए हैं, इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, अगर ये टॉपिक याद होगा तो आपको अच्छे से वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। और जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैथ्स को लेके कि सर हमें ये मैथ समझ में नहीं आती है, प्लीज आप हमें समझा दो, ये हमें फोबिया है, हमारी फटी पड़ी रहती है मैथ सब्जेक्ट से। और बेटा एक बात बताऊं, मेरा एसएसटी जो था वो बहुत वीक सब्जेक्ट था, मुझे एसएसटी से डर लगता था। तो उसी तरह अब मुझे जाके पता चला कि एसएसटी को पढ़ने का तरीका ही कुछ और होता है। अगर मुझे उस टाइम पे कोई अच्छे टीचर अवेलेबल हो जाते तो वो टॉपिक मेरे लिए इतना टफ नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरह मैं मैथ्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और वो मैथ्स को और हंसते हुए करे, है ना, हैप्पी होके करे। और बेटा मैं तो मैथ्स एक बोर्ड एग्जाम में भी टीवी देखते हुए करता था, ठीक है। और मैं मैथ्स में कभी कम मार्क्स नहीं आए। तो बेटा कम का मतलब ये नहीं कि 60 से कम 70, हमेशा 90 अबव मार्क्स आए, ठीक है। और मैं आरबीएसई बोर्ड से था, तो अब सोचो कि आरबीएसई बोर्ड में 90 अबव मार्क्स लाना मैथ्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मैं 100% पेपर करता था बिना रफ वर्क के। तो मैं पढ़ने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे मैथ्स अच्छा लगता था और मैथ्स को पढ़ने की मेरी अपनी ही ट्रिक थी। तो जैसे जैसे मैं कहता हूँ मैथ्स के अंदर आप वैसे वैसे करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा मैथ्स के अंदर। तो अब मैंने क्या कहा अभी कि आपको ये जितना भी मैंने कंटेंट आज पढ़ाया है इस वीडियो के अंदर, आपको वो याद करना है, ठीक है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 8.1 में से रहेगा। 10th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसका पेज नंबर 181, यानी कि 181 पेज नंबर है। जो मेरे पास जो बुक है उसके अंदर पेज नंबर है 181, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ sin A is equal to 3/4
ठीक है, साइन ए इक्वल टू गिवन है 3/4 एंड यू हैव टू कैलकुलेट रिमेनिंग रेशियोज जो कि है cos ए आपको कैलकुलेट करना है और tan ए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, और राइटिंग थोड़ी सी बुरी आ रही है बोर्ड पर, वो इस वजह से क्योंकि काफी टाइम से मैंने बोर्ड यूज नहीं किया लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, स्कूल्स भी ओपन नहीं है। और अब हम देखते हैं कि साइन ए आपको गिवन है, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। तो ट्राइंगल यहाँ पे ए पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंगल जो है वो ए हो जाएगा और इसके सामने वाला साइड जो है वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब आपको कौन कौन से साइड गिवन है वो हमें कैसे पता चलेगा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लिखिए वी नो दैट साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रेशियोज जो है 3 और 4, यानी कि परपेंडिकुलर तो 3 है और हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा 4, यानी कि 4 एंड 3। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे जो कि क्या होता है h स्क्वायर p स्क्वायर और b स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है b, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h मींस 4 का स्क्वायर 16, p मींस 3 का स्क्वायर 9, तो फाइनली आ जाएगा 7। लेकिन 7 हमारा बेस नहीं है तो b इक्वल टू आ जाएगा √7। ठीक है, तो अब रिमेनिंग रेशियोज कौन कौन से हमें निकालने हैं, cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और tan a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको गिवन था जो कि क्या था 3 और हाइपोटेनियस आपके पास क्या था, और सॉरी cos बेस है ना, तो बेस आपके पास क्या है √7 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और tan यानी कि परपेंडिकुलर है आपके पास 3 और बेस आपके पास अभी हमने निकाला था √7, ये आपका हो जाएगा सेकंड आंसर और ये आपका फर्स्ट आंसर। तो बेटा आपको आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पैटर्न है जहां पे आपको एक रेशियो गिवन होता है और आपको अदर रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं साइड कैलकुलेट करके, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, एक थर्ड साइड को भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर साइन ही था, तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूँ, वो आपको करना है। यानी कि मैं आपको एक दे रहा हूँ tan a इक्वल टू 12/13। क्या दिया मैंने, tan a इक्वल टू 12/13 और आपको रिमेनिंग 5 रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, यानी कि sin a, cos a, tan तो गिवन है, cot a, sec a और cos a के, यानी कि ये रेशियोज आपको कैलकुलेट करने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस वर्क हो गया। जबकि आपको क्या गिवन था, जबकि आपको गिवन है tan a इक्वल टू 12/13, tan a इक्वल टू 12/13 गिवन है और आपको क्या करना है, रिमेनिंग 5 रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बेटा, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम एक्सरसाइज 8.1 और पेज नंबर 181 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जल्दी से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट आपको गिवन है 2 एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, जो कि क्या गिवन है, एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स का मीन्स क्या होगा, इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी आर लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब बेटा मैंने क्या कहा था कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखने हैं, बेसिक्स जो है वो क्लियर रखने हैं, वो यहाँ पे काम में आते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो ए और बी जो है एक्यूट एंगल है, दैट मींस इनका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होगा। अब ये काम में क्या कहां पर आएगा वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब सेकंड जो कंडीशंस गिवन है वो क्या है, एंड cos A इक्वल टू cos B। अब ये एक इक्वेशन है तो इसको नेम दे दो, हमें नहीं पता काम में आएगी या नहीं आएगी,
हम रटने वालों में से नहीं है बेटा, ठीक है। कभी भी याद रखना, कभी भी कोई भी इक्वेशन आए, टर्म्स आए, एलएचएस और आरएचएस है, उसको नेम दे दो, क्या पता आगे काम आएगी, ठीक है। तो हमें नहीं रखना कि क्या हमें यही तो काम में आ रही है इक्वेशन, तो हम इसको ही नेम देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो दैट मीन्स आपने वो क्वेश्चन रटा हुआ है, तो हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्या है, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। अब आपको प्रूव जो करना है वो लिख देते हैं, प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। आपके पास देयर आर टू कंडीशंस, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से कम, सेकंड कंडीशन cos A इक्वल टू cos B, और इन टू कंडीशन से आपको ये थर्ड चीज प्रूव करनी है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी कि कुल मिला के बात इतनी सी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर गिवन, दैट मींस यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा। अब जैसे कि हमने कहा इस ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होंगे, ठीक है। कितने वर्टेक्स होंगे? 3, एंगल A B और C, यानी कि पॉइंट A B और C। अब मुझे ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ट्रायंगल जो आता है हमेशा वो कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स बना रहे हैं। तो हमने कहा कि एंगल A और पॉइंट B, A पॉइंट और B पॉइंट पे जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, तो ये 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, तो रिमेनिंग पॉइंट कौन सा है? C, यानी कि C पे जो होगा वो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो अगर हम यहाँ पे एंगल पॉइंट A पॉइंट B ले लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल बना आपका एंगल A और यहाँ पे एंगल बना B, ये एंगल्स आर सेम। तो आपके पास एक थ्योरम थी 9th क्लास में, ठीक है। अब वो थ्योरम क्या थी वो आपको सोचना है जब तक कि हम बाकी का क्वेश्चंस करते हैं। हमें नहीं पता, हमें 9th क्लास तक नहीं जाना, ठीक है। सर हमें तो अभी पता है कि हमें ये एंगल प्रूव करना है, ये टर्म्स आर गिवन, ठीक है। अब हमें देखना है cos A और cos B की वैल्यू, 4 cos A एंड 4 cos B। तो बेटा हमें दो डायग्राम बनाने हैं, यानी कि दो ट्रायंगल बनाने हैं, ठीक है। cos A के लिए अलग, cos B के लिए अलग। तो C पे तो 90 डिग्री रहेगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा A और ये वर्टेक्स हो जाएगा B। अब मुझे ये बताओ cos का जो है रिलेशन वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के साथ कैसा है? तो cos होता है हमेशा बेस अपॉन, जल्दी सोचो, हाइपोटेनियस। उसी तरह cos B इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब cos A निकाल रहे हैं यानी कि एंगल ये रहा, cos B निकाल रहे हैं यानी कि एंगल ये रहा। इस एंगल के सामने होता है आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, और रिमेनिंग टर्म जो है वो हो जाएगी आपकी हाइपोटेनियस। उसी तरह ये हो जाएगा आपका बेस, और एंगल B के सामने इस बार जो साइड होगी वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अब हमने बेस कौन सा है इस डायग्राम के लिए, परपेंडिकुलर कौन सा है वो हमने समझ लिया है। इस डायग्राम के लिए हमने समझ लिया बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो अब फर्स्ट डायग्राम के लिए बेस जो है वो लिख दो AC है सर, हाइपोटेनियस क्या है सर? AB। कितना इजी क्वेश्चन है सर, ठीक है। इसमें तो अभी कुछ हमने सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। और बेस क्या है यहाँ पर? BC। हाइपोटेनियस क्या है? AB। एंड दिस इज इक्वेशन 3। मैंने क्या कहा, जहां जहां पे इक्वेशन आती जाए बनाते जाओ। अब हमें गिवन क्या है तो लिख दो, फ्रॉम गिवन यानी कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 we have to put the value of cos A and cos B from the equation 2 and 3 and put in equation 1, ठीक है। यानी कि आपके पास आ गया AC अपॉन AB और BC अपॉन AB। अब बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो कट रहा है वो काट दो, जो बच रहा है वो बचे रहने दो। AC इक्वल टू BC।
अब यहाँ तक भी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आपसे तो जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे बिना कुछ करे। अगर आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो इससे आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब करना कुछ भी नहीं था, जो गिवन थे वो लिख दिया, प्रूव करना था वो लिख दिया, जो गिवन है उसी से ही आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि इससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जो गिवन है उसी से ही वो चीज प्रूव होने वाली है। तो हमें नहीं पता कि कैसे आएगा, लेकिन आपको ये पता है cos A और cos B आर गिवन, दैट मींस हम उसकी साइड ही लिखनी है, तो साइड लिख के आ जाओ। चलो फिर हमने कहा कि cos और cos B की वैल्यू गलती से हमसे निकल भी गई, तो वो वैल्यू पुट करके देख लो। पुट करके देखा तो हमारे पास ये फाइनल टर्म आ गया। अब आपको नहीं पता कि ये आंसर के पास में है या इससे जस्ट बाद में आंसर आने वाला है। अब हम देखते हैं, जो कि मैंने क्या बोला कि आप सोचिएगा जब तक कि हमने 9th क्लास में कौन सी थ्योरम पढ़ी थी जो कि यहाँ पे काम में आने वाली है। तो इन 9th क्लास, इन एनी ट्रायंगल 2 एंगल्स आर सेम और इक्वल, then we can say that opposite sides of angles are also same और equal। यानी कि अगर आप किसी ट्रायंगल में 2 एंगल सेम है तो उसके अपोजिट साइड्स जो है वो भी क्या होगी, सेम होगी। ये हमने 9th क्लास में थ्योरम में देखा था। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B। और भैया ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट सॉल्व। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, जो गिवन था उसी से स्टार्ट करना था, ठीक है। उसकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी, हमें नहीं पता ऐसे आएगी, लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको आपको सॉल्व भी करना है, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये इक्वेशन से हमने वैल्यूज पुट की, फाइनल ये टर्म्स आ गई। उसके बाद अब आपको 9th की कुछ चीजें याद करनी है, उसके बाद ये आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो भी यहाँ तक करके आओ। पेरेंट्स कहते हैं कि कुछ भी लिख के आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मतलब गाने लिख के आ जाओ या अपनी अधूरी कहानी लिख के आ जाओ वहां पर, ठीक है, कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था जब मैं 7th में था 8th में था। तो ऐसी कोई भी कहानी नहीं लिखनी है, आपको लिखना है उससे रिलेटेड टर्म्स लिखनी है। तो आपको कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक भी लिखा तो 1 मार्क्स मिलेगा 4 में से। अगर यहाँ तक लिख के आए, सपोज टोटल मार्क्स कितना है 4 का, तो यहाँ तक लिख के आओगे तो 3.5 तो मिल ही जाएगा या 3 मार्क्स तो मिल जाएगा। बेटा 0 से बेटर है 3 मार्क्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेटा मेरी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और उसे थोड़ा सा फॉलो करना, तो आपके 90 अबाव मार्क्स मैथ्स में कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। और इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो में जितना भी हमने डिस्कस किया है उसे वापस से देखना है, बार बार देखना है, डेली देखना है और अच्छे से याद करना है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत हेल्प भी कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उससे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।